हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपन एक फोर्थ ग्रेड का कंप्लीट सिलेबस आज कवर करने वाले हैं, तो उसी कड़ी में अपन बात करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है आपका वो है एचसीएफ और एलसीएम। तो उससे रिलेटेड क्या क्या प्रश्न के बनने की संभावना है, उस सभी पर अपन चर्चा करेंगे। उसके बाद में उसके अगले टॉपिक की, ऐसे करके अपन गणित का जितने भी टॉपिक है सभी टॉपिक को अपन आज इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट प्रश्न आपका पहला लिखा हुआ है, 24, 40 तथा 120 का एचसीएफ कितना होगा। सीधी सी बात है, एचसीएफ पूछे या मसप पूछे या महत्तम समापवर्तक लिखे, तीनों के तीनों बात एक ही होती है। और एक होता है एलसीएम, जिसको अपन लसप बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखो होता क्या है, एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं, आपको बेसिक सा फंडा ध्यान में होना चाहिए। एचसीएफ जो होता है वो चीज होती है, किसी भी संख्या, जैसे कि 2 संख्या लिखी हुई है, 3 संख्या लिखी हुई है, उसमें हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर होगा, इसका फुल फॉर्म भी यही होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब उन तीनों संख्याओं में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका तीनों में भाग जाता है, वो उसका एचसीएफ कहलाता है। तो देखना, अपन को इसका एचसीएफ निकालना है। इसके 2 मेथड है। अपन पहले जो बड़ा मेथड है, जो आपको नहीं करना है, उसको एक बार अपन देख लेते हैं कि बच्चे अक्सर क्या किस मेथड को यूज करते हैं, जो अपन छोटी क्लासों में पढ़ते आ रहे थे। लेकिन अपन को यहाँ पे ऑप्शन से अप्लाई करना है कि क्या हो सकता है इसका आंसर। तो देखिए, जैसे लिखा हुआ चॉइस, अपन इसका गुणनखंड करते हैं, उसके बाद में 40 के गुणनखंड करेंगे, उसके बाद में 120 के करेंगे, फिर उसमें क्या कॉमन है उसके माध्यम से निकालेंगे, फिर अपन डायरेक्ट करेंगे कि क्या इसका आंसर हो सकता है। देखिए, चॉइस में मैंने 2 का भाग दिया 12, 2 का भाग दिया 6, 2 का भाग दिया 3, 3 का भाग दिया 1। ऐसा कैसा अभी मैं 40 का कर रहा हूँ। 40 के गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग दिया 20, 20 में 2 का भाग देंगे 10, 10 में 2 का भाग देंगे 5, 5 में 5 का भाग दिया तो एक बार। ऐसा कैसा अपन 120 की बात करते हैं, 120 में 2 का भाग देंगे तो 60 आया, 60 में 2 का भाग देंगे तो 30, 30 में 2 का भाग देंगे 15, 15 में 3 का भाग देंगे तो 5, 5 में 5 का भाग देंगे तो 1। आप इसमें डायरेक्ट 5 का भाग दोगे तो भी आपके गुणनखंड यही बनेंगे, पहले आप 3 का भाग दोगे तो भी यही बनेंगे, उससे कोई चेंजेस नहीं होने वाला। अब देखना, अपन को कॉमन देखना है ना, इसमें देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। एक तो आपका कॉमन आ गया 2, फिर एक और 2 ये इसमें भी है, एक इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये एक और 2 कॉमन आ गया आपका। फिर 2 ये एक और इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, ये लिखा मैंने 2। इसके अलावा और कुछ कॉमन है क्या? 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें है, तो ये आपका कॉमन नहीं है। 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो वो भी आपका कॉमन नहीं आएगा। तो इसका आंसर कितना होगा? 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, ये इसका आंसर हो गया। ये तो इसका लेंथी तरीका है कि इसको कैसे कर सकते हैं, लेकिन अपन इसको इजी तरीके से भी कर सकते हैं। देखना, 24, 40 और 120 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या कि जिसका इन तीनों में भाग जाए। अगर अपन को समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो ऑप्शन लिखे हुए, जैसे कि मैंने आपके सामने ऑप्शन लिखे हैं, ये 4 ऑप्शन लिखे हैं। सबसे पहले आप 4 का भाग दो, 4 का भाग इसमें जाता है, 4 का भाग इसमें भी जाता है और 4 का भाग इसमें भी जाता है, ठीक है। लेकिन अपन को बड़ी संख्या देखनी है। 12 की बात करो, 12 का भाग इसमें जाता है, 12 का भाग 40 में जाता है, नहीं जाता है ना, और 12 का भाग इसमें जाता है। इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ये तो होगा, लेकिन इससे बड़ी और कोई होगी तो वो अपना आंसर हो जाएगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। 8 की बात करें, 8 का भाग 24 में भी जाता है, 40 में भी जाता है, 120 में भी जाता है, तो 8 भी 40 से बेटर अपना आंसर हो जाएगा 8, तो 4 अपना कट गया। फिर 9 की बात करें, 9 का भाग 24 में जाता है, नहीं जाता है, 9 का भाग 40 में भी नहीं जाता है, तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा। तो ऐसे अपन ऑप्शन से जो है वो भी डायरेक्ट अपन क्लिक कर सकते हैं। ये इसका जो है वो लंबा तरीका है कि कैसे अपन इसको पूरा प्रॉपर मेथड से सॉल्व करके आंसर निकालते हैं। अभी अपन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये लिखा हुआ आपका, इसका एचसीएफ निकालना अपन को, ठीक है। ये आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखी हुई है, पहले अपन इसको जो है वो सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद में इसको अपन आगे सॉल्व करेंगे। देखना, इस टाइप के प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा इसमें अटेंटिव रहना है। आपको पता है कि ऐसी फ्रैक्शन को अपन कैसे सॉल्व करते हैं, 4 को 1 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4, उसमें ऊपर वाली को प्लस करेंगे तो 5/4। इसको अपन क्या लिखेंगे, 3 एकम 3,
3 में 2 को प्लस किया, 5/3। इसको अपन क्या लिखेंगे, 2 दूनी 4, 4 में 1 को प्लस किया, 5/2। ये मैंने इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अभी भी इसका एचसीएफ निकालना है अपन को, ठीक है। तो देखना, अगर ऐसे कोई अंश और हर वाली भिन्न हो, उसका अपन को एचसीएफ और एलसीएम निकालना हो, जैसे कि इस प्रश्न को देखो, इसका आपको एचसीएफ निकालना है और सेम प्रश्न एज इट इज लिखा है, इसका अपन को एलसीएम निकालना है। तो दोनों ही कंडीशन में अपन क्या करेंगे, अपन को एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि जो ऊपर वाली संख्या होती है, जैसे कि मैं आपको एक फॉर्मूले की बात करते हैं अपन, ये लिखा मैंने, ठीक है। देखो इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका मुझे एचसीएफ निकालना है ना, तो ऊपर वाली संख्या का तो निकालेंगे एचसीएफ और नीचे वाली संख्याओं का निकालेंगे एलसीएम, वही आपका एचसीएफ का आंसर होगा। जैसे कि इसका आंसर क्या होगा पता है, ये मैंने लिखा एचसीएफ ऑफ ए सी ई, ठीक है। ऊपर वाली संख्या होगा तो अपन को एचसीएफ निकालना है और नीचे वालों को अपन क्या निकालेंगे, एलसीएम, बी डी एफ। ये किस कंडीशन में, जब आपको एचसीएफ निकालना हो तब, मतलब जो चीज निकालनी है वो चीज आपको ऊपर रखनी है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अगर अपन को एलसीएम निकालना है तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करेंगे, इसी पे बात करूं मैं, जैसे मुझे इसका एलसीएम निकालना है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालूंगा और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालूंगा। इसका मतलब क्या, कि अगर अपन को किसी संख्या जो अंश और हर में लिखी हुई है उसका अपन को एचसीएफ निकालना है, तो ऊपर वाली संख्या जो लिखी हुई है आपके अंश में, उन सभी का एचसीएफ निकालो और बट्टे में लिखो उनका एलसीएम। और अगर अपन किसी को एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालो, नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालो। देखना, अपन इस प्रश्न के इसको सॉल्व करेंगे तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसका अपन को एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला मैंने वापस लिख दिया, ठीक है। अब देखना ये लिखा हुआ है, तो अभी मुझे ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, मतलब 5, 5 और 5, इनका एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब वही बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों में कॉमन हो। आपको क्लियर दिख रही है कि 5 तीनों में कॉमन है, तो आपका एचसीएफ तो कितना आ गया, 5 आ गया। और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, ऐसी संख्या इनके अपन को अभाज्य गुणनखंड करना है, फिर अपन को उनको सभी को इंटू करवाना है। तो देखो इनका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 3 4 4 12, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। तो ये अपना निकल गया एचसीएफ, ठीक है। ये इसका आपका आंसर आ गया, है ना। अब अपन इसकी बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। दो संख्या 3:4 के अनुपात में है तथा इनका एलसीएम 84 है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। इस टाइप के प्रश्न भी आपको एग्जाम में बहुत देखने को मिलेंगे। हो सकता है थोड़ा सा इसमें पैटर्न चेंज कर ले, एलसीएम की जगह आपको एचसीएफ दिया हुआ मिले, आपको एलसीएम निकालना हो और संख्या भी यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा चेंजेस मिल जाए। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि किस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं इसके रिलेटेड। तो देखना, दो संख्या 3:4 के अनुपात में है, इसका मतलब जब भी अनुपात की बात हो ना, इसका मतलब आपको एक चीज ध्यान, आपका जो है सिंपल टॉपिक भी है पूरा अनुपात और समानुपात का। अनुपात का मतलब ये होता है कि इन दोनों संख्याओं जो है, ये संख्या है, ये किसी ऐसी संख्या से गुणा हो रखी है जो दोनों, जो एक कॉमन संख्या है। जैसे ये 3:4 कैसे आया होगा पता है, ये 3:4 ऐसे आया होगा, ये किसी एक सेम संख्या से गुणा हो रखी थी लेकिन लास्ट में कटने के बाद आपको ये अनुपात मिला, ठीक है। ये 2 की जगह कुछ और संख्याएं भी हो सकती है जो अपन को नहीं पता। तो ये देखो, ये संख्या 6 और 8 भी हो सकती थी जो कट के कितना आई, 3:4, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। अब देखना, अपन को इसको सॉल्व करना है, तो 3:4 के अनुपात में इनका एलसीएम ये है। अभी इसको अपन कैसे करेंगे देखना, सबसे पहले अपन को नहीं पता कि वो संख्या क्या थी, अपन ने लिखा 3x और 4x, माना अपन ने कि ये दो संख्या जो थी वो 3x और 4x थी। अब इनका एलसीएम 84 है। एलसीएम का मतलब क्या होता है कि ये जो दोनों संख्या है ना, इन दोनों संख्याओं का गुणा कराएंगे तो वही तो अपन को एलसीएम मिलेगा। इन दोनों संख्याओं का जो गुणा कराएंगे वो कितना आएगा, 12x। ये x तो कॉमन आ गया आपका, 4×3 12 आ गया, ये आपका आ गया 84, ठीक है। देखो
एलसीएम कैसे निकालते हैं वो भी अपन आगे पढ़ेंगे। 4 को 3 से गुणा कराएंगे 12 और ये x ऐसे का ऐसा। x को x से गुणा नहीं करवाना है। क्यों नहीं करवाना है वो भी अपन आगे देखेंगे कि एलसीएम निकालते कैसे, मैं आपको अभी बता देता हूँ, देखना। जैसे कि मुझे निकालना है 4 और 12 का एलसीएम निकालना है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? आप बोलोगे कि देखो इनके अपन टुकड़े करते हैं। ठीक है, अब देखो 2 और 2, ये देखो 4, ये 2 और ये 2 कॉमन आ गया, ये दो कॉमन आ गया, और ये 3 जो है ना ये बच रहा है, तो इसको भी यहाँ पे लिखेंगे। ये आपका होता है एलसीएम, और जो कॉमन नहीं आता इसका मतलब वो आपका एचसीएफ के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आएगा? 6 6 दूनी 12, 12 इसका एलसीएम आएगा। ऐसा नहीं कि आप 12 को 4 से गुणा करा के 48 एलसीएम कर दो तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब देखना, अब यहाँ पे इसका अपने लिखा 12x इक्वल टू 84, तो x का मान कितना आया? 84/12। 12 इसके गुणे में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो भाग में जाएगा। 12 को भाग दिया मैंने 84 में, तो x का मान कितना आया? 7 आ गया। 12 सते 84। अब ये 7x का मान आया है, तो अपन को क्या बतानी है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? आपको पता है डेफिनेटली ये वाली संख्या बड़ी होगी, है ना? तो 3 को 7 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 21। x की जगह 7 रखेंगे, 7 को 3 से गुणा कराएंगे तो 21 आएगा। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 7 की जगह x रखेंगे, है ना? x की जगह 7 रखेंगे और 7 को 4 से गुणा कराएंगे तो ये हो गया आपका 28। तो बड़ी संख्या आपकी क्या हो गई? 28। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका? 28। अब देखो सेम प्रश्न है, इसमें सिर्फ अपन को HCF की जगह LCM निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे? देखना यहाँ पे, अपन को कुछ नहीं करना, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि अगर अपन को LCM निकालना है तो ऊपर वाली संख्या जो है आपका क्या लिखी हुई है? 1 2 5 और 4, इसका तो अपन को एलसीएम निकालना है, और नीचे वाली जो संख्या है उसका अपन को क्या निकालना है? एचसीएफ। 3 9 6 27, है ना? तो ये अपना एलसीएम आ जाएगा। अब एलसीएम कितना आएगा ऊपर वाली संख्या होगा? आप बोलोगे कि सर 5 चौक 20, 20 जो है वो इसका एलसीएम आ जाएगा। और नीचे कितना आया? इसका एचसीएफ निकालेंगे तो देखो बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन सभी में भाग जाता है। अपन एक बार के लिए बात करें 27 बड़ी से बड़ी संख्या है, लेकिन 27 में क्या 6 का भाग जाता है? नहीं जाता, तो 27 नहीं होगी। अब देखो 27 को 2 से इंटू कराओ एक बार आप, कितना आएगा? 54 आ गया। ठीक है, अब 54 जो है उसमें आप 6 का भाग देके देखो, जाएगा, 3 का भी जाएगा, 9 का भी जाएगा, 27 का भी जाएगा। तो ये आपका एचसीएफ आ गया। अगर आपको ये वाला मेथड समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस मेथड से भी इसको सॉल्व करके देख सकते हो कि एचसीएफ कितना आएगा। ठीक है, अब ये संख्या ये आपका आ गया एलसीएम। अब ये अगर 2 के टेबल से कट रहा है तो इसको अपन कैंसल आउट करके फाइनल आंसर लिखेंगे 10/27। ये आपका आ गया इसका एलसीएम। इस टाइप से जो है अपन ये एलसीएम और एचसीएफ को अपन फाइंड करेंगे। अभी देखिए अपन नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। दो लगातार प्राकृत संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः होगा। अभी ये जो है ना ये प्रश्न आपका स्टेटमेंट के ऊपर है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो ही आप इसका आंसर दे पाओगे, अदरवाइज ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है कि ये क्या है। अब देखो दो लगातार प्राकृत संख्या है, सबसे पहले आपको एक चीज का पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या क्या होती है ना? प्राकृत संख्या का मतलब नेचुरल नंबर, इसका मतलब जो कंटिन्यूअसली अपन दो नंबर की बात करें। मैंने लिखा है यहाँ पे 9 और 10, ये दो प्राकृत संख्या है, किसी भी संख्या की बात कर सकते हो आप, उनका एलसीएम और एचसीएफ। तो देखो इन संख्याओं को देखो एक बार आप, इनका एलसीएम क्या होगा? आप बोलोगे देखो इन दोनों को इंटू कराएंगे वही तो इसका एलसीएम आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब 90 तो इसका एलसीएम होगा। और एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में कॉमन क्या है? आप बोलोगे कि कॉमन तो कुछ नहीं है इसके अंदर, लेकिन कुछ नहीं है इसका मतलब इसके अंदर एक तो कॉमन है। इस 9 और 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 9 इंटू 1 और 10 इंटू 1, एक तो कॉमन है ना। आप ये नहीं बोल सकते कि कुछ कॉमन नहीं है इसका मतलब जीरो आंसर आएगा, जीरो कभी भी एचसीएफ नहीं होता। कम से कम आपका एचसीएफ एक होगा, इसका मतलब इसमें जो कॉमन है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो कितना हो जाएगा? एक। अब देखो स्टेटमेंट से आपका आंसर निकल जाएगा। उनका गुणनफल, उनका अनुपात, उनका एलसीएम उनका गुणनफल होता है ये बात तो सही है, लेकिन उनका अनुपात उनका एचसीएफ होता है ये चीज गलत है। तो पहला ऑप्शन अपना कट हो गया। दूसरे ऑप्शन की बात करें, उनका जोड़, इन दोनों को जोड़ेंगे तो एलसीएम आएगा, नहीं ये तो पहले ही गलत हो गया। फिर
दूसरी संख्या, मतलब इनका जो एलसीएम है ना वो दूसरी संख्या होगी 10, नहीं ये भी गलत है। फिर ये देखो फोर्थ ऑप्शन, उनका गुणनफल, उनका जो एलसीएम है दोनों संख्याओं का वो उनका गुणनफल होता है, तो ये सही है। और संख्या एक जो है वो उसका एचसीएफ होगा, तो ये बात भी सही है। इसका मतलब चौथा वाला स्टेटमेंट जो है वो आपका एकदम करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन को अपन को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, लैंग्वेज आते ही अपन को डरना नहीं है कि ये क्या लिख दिया इन्होंने, बेसिक से क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के। अब देखो दो संख्याओं का एलसीएम 660 है और एचसीएफ 5 है, यदि इनमें से एक संख्या 55 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। एक फॉर्मूला है जो एचसीएफ और एलसीएम पढ़ाने से पहले अपन इसको याद करते हैं या उसको अपन समझते हैं, लेकिन अपन जो है वो ओनली फॉर एमसीक्यू की बात कर रहे हैं, इसलिए अपन ने उस फॉर्मूले को अभी तक नहीं लिखा है। अभी अपन उस फॉर्मूले को समझेंगे, कुछ नहीं है, आपको एक चीज याद रखनी है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। मतलब क्या, अगर कोई दो संख्या है उनका गुणनफल उनका गुणा कराएंगे ना तो वो किसके बराबर होगा, उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा। तो ये चीज मैं आपके यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये चीज ध्यान रखनी है। अगर आपका प्रश्न या इसमें से जो अपन ने एचसीएफ और एलसीएम पढ़ा है इसमें से कहीं से नहीं आया तो इस फॉर्मूले के बेस पे आपका प्रश्न 100% बनेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है, दो संख्याओं का गुणनफल। अब देखो अपने पास में एक संख्या तो लिखी हुई है 55, दूसरी संख्या अपन को निकालनी है, अपन ने माना दूसरी संख्या x है, बराबर एचसीएफ कितना अपने पास में 5, एलसीएम कितना है 660, लिख दिया। अब 55x के गुणे में है, उस तरफ जाएगा तो किस में भाग में जाएगा, तो ये लिखा मैंने x बराबर 5 इंटू 60 बट्टे 55। अब देखो 66 660 में 11 का भाग जाता है, इसमें भी 11 का भाग जाता है। उससे पहले आप बोलोगे सर 5 के पाड़े से काट दो इनको, तो ये लो 5 के पाड़े से 5 एक बार कटा, ये कटा 11 बार। अब 11 के टेबल से मैं 66 को काट दूं 6 बार, तो 11 से 66 को काटा 6 बार और पीछे जीरो है ही है, इसका मतलब x का मान कितना आया 60। ये आपकी हो गई दूसरी संख्या। इस टाइप के इस फॉर्मूले के बेस पे आपका प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, तो इसको आपको थोड़ा सा समझना है, ध्यान रखना है। इसमें जरूरी नहीं आपको हर बार दूसरी संख्या पूछे, दो संख्याएं दे रखी हो और एचसीएफ दे रखा हो, आपको एलसीएम निकालना हो तो भी ये फॉर्मूला काम आएगा। अगर एचसीएफ निकालना हो, ये चीज दे रखी है तो भी आपका ये फॉर्मूला काम आएगा, तो इसको आपको ध्यान से समझना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अभी अपन ने इसके जैसा जैसा पैटर्न अभी अपन ने समझा था, एक बार वापस से देखिए। अभी आपका दशमलव वाली संख्या है और उसका अपन को एलसीएम निकालना है, तो कुछ नहीं करेंगे अपन, सबसे पहले इसको अपन नॉर्मल साधारण भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो यही है कि पॉइंट को हटाएंगे, तो पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के पीछे जितनी संख्या है उतने नीचे क्या आएंगे, जीरो आएंगे। ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता है, तो देखना ये पॉइंट को मैं हटाऊंगा तो ये कितना लिखा हुआ है 15/100 हो जाएगा, यही तो होगा। पॉइंट के पीछे दो संख्या है, इसका मतलब नीचे दो जीरो आएंगे। अब ये क्या लिखा हुआ है 18/100, और वो कितना लिखा हुआ है 45/100। ये चीज आपको पता है, ये अपन ने लिख दिया यहाँ पे। अब देखना एलसीएम निकालना है, तो वही चीज ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। मैं एक बार फिर से यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे, जो कि आपको क्लियर दिख रहा है कि इनका एचसीएफ कितना होगा, ठीक है ना। देखो एचसीएफ कितना होगा वो तो आपको दिख रहा है 100 हो जाएगा, लेकिन एलसीएम अपन को निकालना पड़ेगा, वो आप गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हो, आपको जो तरीका सही लगे उससे आप निकाल सकते हो। तो देखो इसका एलसीएम, एक बार आप 15 का भाग दो, 15 का भाग 15 में जा रहा है, 45 में जा रहा है, लेकिन 18 में नहीं जा रहा है। तो अभी अपन क्या करेंगे, 15 और 18। अभी एक चीज देखो यहाँ पे आप, मैंने यहाँ पे लिखा, अपन देखो इसके टुकड़े करते हैं एक बार। ये आएगा, ठीक है। 45 के टुकड़े करेंगे अपन तो क्या आएगा
5 का भाग देंगे। अब देखो सबसे पहले क्या कॉमन आ रहा है वो चीज देखो। आप बोलोगे कि सर ये 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, ये एक तो 3 आ गया। फिर और क्या कॉमन आ रहा है? 5। ठीक है, 5 इसमें है और इसमें है, इसमें नहीं है। चलो ठीक है, अपन एचसीएफ नहीं निकाल रहे, एलसीएम निकाल रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि तीनों में कॉमन आए। मतलब 5 इसमें है, इसमें है, तो सभी से नहीं लेके किसी एक 5 को लेना अपन को। 3 भी देखो 3 जगह थे तो अपन ने एक 3 को ले लिया, 5 भी 2 जगह है तो अपन ने एक 5 को ले लिया। ठीक है, उसके बाद में क्या बचा आपका? ये देखो 3 और ये 3 इसमें भी है, इसमें भी है, ये एक और 3 लिख दिया अपन ने। ठीक है, इसका भी हिसाब हो गया। ये 5 का अपन ने कर ही लिया है, 2 बचा तो इस 2 को भी ऐसे कैसे लिख दो। इसका गुणा कराओ कितना होता है? 5 दूनी 10, 30 और 30 या 90। इसका मतलब ये 90 बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी है कि जो जिसका एलसीएम जो है उसमें सभी का भाग जाता है। देखो 15 का भाग भी 90 में जाता है, 18 का भाग भी जाता है और 45 का भाग भी जाता है ना? तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 90 और एचसीएफ कितना आएगा? 100 आएगा ना। ठीक है, यही तो आएगा। तो 90/100 मैं जीरो से जीरो को कैंसिल आउट कर लेता हूँ, आपका आंसर आ जाएगा 9/10। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका जो एलसीएम है वो 9/10। इसको आप 0.9 भी लिख सकते हो क्योंकि नीचे से जीरो हटेगा तो ऊपर एक संख्या के आगे पॉइंट लग जाएगा। तो ये आपका आंसर भी सही है, ये भी कोई गलत आंसर नहीं है। ठीक है, अभी अपन नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है और उनका महत्तम समापवर्तक 12 है, तो संख्याएं क्या होगी? देखो ऐसे प्रश्न जो है वो आपको क्या करना है। अब आप बोलोगे कि सर ये वाला फॉर्मूला लगा दे क्या इसमें? ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि इसमें संख्याएं नहीं दे रखी है, संख्याओं का अनुपात दे रखा है। तो अनुपात की कंडीशन में अपन ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो संख्याएं क्या होगी? आप डायरेक्ट ऑप्शन से इसको जो है ज्यादा इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। उनका एचसीएफ 12 दे रखा है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ऐसी संख्या जो इसका तीनों से गुणा हो रखा है, मतलब जो संख्या तीनों में कॉमन थी तो वो कितनी थी? 12। इसका मतलब इसका भी 12 से गुणा हो रखा था, इसका भी 12 से गुणा हो रखा था, इसका भी 12 से गुणा हो रखा था। अब देखो ऑप्शन देख लो, आप ऑप्शन से डायरेक्ट निकाल दोगे। ये देखो इसमें कहीं पे 12 कॉमन आ रहे हैं क्या? इससे 4 से 12 कॉमन ले सकता हूँ? नहीं ले सकते है ना। इससे भी अपन 12 कॉमन नहीं ले सकते, इससे भी नहीं ले सकते, तो ये आपका ऑप्शन पड़ा चौथा वाला। देखो इसको अपन वापस कैंसिल आउट भी करेंगे ना, तो ये देखो 12 का भाग दूंगा मैं इनमें, 1:2:3 ही तो आएगा। तो इस टाइप से अपन जो है ऑप्शन से भी डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब देखिए अपन नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पहला टॉपिक जो था अपना एचसीएफ और एलसीएम वो अपन ने क्लियर कर दिया है। जितने संभावना बन सकती थी उस टॉपिक से वो अपन ने सभी देख ली है। अब सेकंड टॉपिक जो है वो आपका एवरेज है, मतलब औसत। ठीक है, ये अपन पहले जब माध्य पढ़ते थे उसी से बनाए औसत। औसत और माध्य में कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए 11 परिणामों का औसत 55 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 52 है और अंतिम 6 परिणामों का औसत 57 है, तो छठा परिणाम क्या होगा? इसका मतलब क्या है? 11 परिणामों का औसत 55 है, इसका मतलब 11 परिणामों का योग कितना होगा? तो वो अपन बोलेंगे कि 11 इंटू 55 करेंगे ना, तो वो आपका 11 परिणामों का योग आ जाएगा। 55 एकम 55 का 5 हासिल लगी 5 और ये हो गया 60। ठीक है, 60 और एक ये आपका हो गया 605। ठीक है, 55 और 5 60 हो गया, तो ये 605 आ गया। अब देखो प्रथम 6 परिणामों का औसत 52 है, तो इनका योग कितना होगा? तो आप बोलोगे 52 इंटू 6। 52 इंटू 6 करेंगे तो कितना होगा? हासिल लगी एक 6 पंजे 30 और एक 31, ये आपका आ गया 312। फिर अंतिम 6 परिणामों का औसत कितना है? 57 है, तो ये मैंने किया 57 इंटू 6। मतलब अंतिम 6 संख्याओं का योग कितना होगा वो अपन अभी यहाँ पे कर रहे हैं। 6 7 42 का 2 हासिल लगी 4, 6 पंजे 30 और 4 34, ये आपका आ गया 342। इसका मतलब जैसे कि मैंने 11 संख्याएं लिखी। ठीक है, अब 11 संख्याओं में से ये बोल रहा है प्रथम 6 परिणामों का औसत 52 है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, इनका योग कितना है? इनका औसत 52 है तो इनका योग कितना होगा? 312। ठीक है, फिर अंतिम 6 संख्याओं का योग कितना आएगा? 342। 1 2 3 4 5 6, इनका योग कितना आएगा? 342। मतलब ये वाली संख्या दोनों में कॉमन आ रही है।
मतलब इसका कुछ ना कुछ मान होगा। क्यों? क्योंकि देखो इस पूरे का योग जो है वो अपन को कितना दे रखा है, 605। 605 दे रहा है, और अपने हिसाब से कितना आ रहा है, इसको और इसको जोड़ो तो कितना होगा आपका, ये आएगा आपका 654 आ जाएगा। 654 में से 605 को माइनस करो तो ये आपका कितना आ गया, 9, और ये 4, मतलब आपका आंसर आ गया 49। तो वो जो आपकी छठी संख्या थी वो आपकी क्या होगी, 49, आपका आंसर आ जाएगा 49, ये आपका 49। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं अपन। 10 विद्यार्थियों के अंकों का माध्य 40 पाया गया, बाद में पता चला कि एक अंक 53 गलती से 83 पढ़ लिया गया, तो उसका सही माध्य क्या होगा। अब देखो, अब यहाँ पे इसने वर्ड चेंज कर लिया, माध्य लिख दिया। माध्य लिखे चाहे औसत लिखे एवरेज लिखे, तीनों का मतलब एक ही है, अपन को कंफ्यूज नहीं होना है। 100 विद्यार्थियों के अंकों का माध्य 40 है, इसका मतलब 100 विद्यार्थियों के अंकों का योग कितना होगा, तो वो आप बोलोगे कि 100 को 40 से गुणा कराएंगे इतना योग हो जाएगा। तो ये देखो मैंने 100 को 40 से गुणा करवाया, 4000 आ गया। अब एक अंक गलती से जो है 53 की जगह 83 पढ़ लिया गया, मतलब ज्यादा पढ़ लिया है ना, पढ़ना कम था लेकिन ज्यादा पढ़ लिया गलती से। कितना ज्यादा पढ़ लिया अंक, 53 की जगह 83, 83 में से 53 को घटाएंगे 30 आएगा कि नहीं आएगा, मतलब 30 अंक गलती से ज्यादा पढ़ लिया, तो अपन करेक्शन करेंगे तो वापस कम करेंगे 30 अंक, इसमें से 30 अंक कम कर दो, तो आप बोलोगे कि सर ये हो गया आपका 30 अंक कम, 30 अंक कम कर दिया। तो सही माध्य क्या होगा, अब इसका माध्य निकालना है, तो ये तो पूरी संख्याओं का योग आया है, अब माध्य निकालेंगे तो वापस इसमें 100 का भाग देंगे कि नहीं देंगे अपन, तभी तो माध्य आएगा। ये तो सभी 100 संख्याओं का योग आया है, माध्य निकालने के लिए 100 का भाग दिया, तो नीचे से 2 जीरो हटाएंगे तो पीछे से 2 संख्याओं के आगे पॉइंट लगेगा ना, इसका मतलब आपका आंसर आ गया 39.704 इज द करेक्ट आंसर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपन को ऑप्शन को भी ध्यान माइंड में रख के फिर अपन को सॉल्व करना है, और इसको अपन को लेके नहीं बैठना कि अपन विधि से सॉल्व करें, वो अपन को मेथड यूज नहीं करना है, अपने दिमाग और लॉजिक से काम करना है। देखो 5 संख्याओं का औसत 7 है, 3 नई संख्या सम्मिलित करने पर 8 संख्याओं का औसत 8.5 हो जाता है, 3 नई संख्याओं का औसत क्या होगा। आपने जो भी फॉर्मूले पढ़े हैं, जो भी मेथड पढ़ी है, सबको भूल जाओ, सिर्फ अपने माइंड को यहाँ पे स्थिर रखो और देखो कि ये प्रश्न क्या बोल रहा है। 5 संख्याओं का औसत 7 है, इसका मतलब 5 संख्याओं का योग कितना होगा, तो आप बोलोगे कि सर 5 इंटू 7 हो जाएगा, मतलब 35, ये 5 संख्याओं का योग आ गया मेरे पास में। फिर 3 नई संख्या सम्मिलित करने पर, ठीक है 5 संख्या थी, 3 और सम्मिलित करेंगे तो 8 संख्या होगी कि नहीं होगी, उन आठों का योग कितना आ रहा है, 8.5। अगर आठों का योग 8.5 आ रहा है तो आठों का जो है वो 8 संख्याओं का जो औसत 8.5 आ रहा है, तो उनका योग क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर 8 इंटू 8.5 करेंगे वो उनका योग हो जाएगा, कितना होगा, 8 पंजे 40 का जीरो, हंसी लगी 4, 8 8 64 और 4 68, पॉइंट पॉइंट के पीछे जीरो लगाने का कोई लॉजिक नहीं है, ये आपका आ गया 68। ठीक है, ये सभी आठों संख्याओं का योग आ गया। अब 3 नई संख्याओं का औसत बताना अपन को, तो देखो अपन को कुछ नहीं करना, इसमें से इसको माइनस करो, कितना होगा 68 माइनस 35 करेंगे अपन तो कितना मिलेगा, 8 में से 5 गया 3, 6 में से 3 गया तो 3, ये 3 संख्याओं का औसत नहीं आया है, ये 3 संख्याओं का योग आया है, क्योंकि अपन यहाँ पे योग योग खेल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये योग आएगा तीनों संख्याओं का। अपन को तीनों संख्याओं का औसत निकालना है, तो 33 में अपन 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा कि नहीं आएगा, तो ये पड़ा अपना 11 थर्ड ऑप्शन, तो इसका आंसर जो है वो 11 हो जाएगा। इसको अपन को मेथड से नहीं चलना है कि हाँ a प्लस बी बराबर जो भी आप करते हो वैसे अपन को सॉल्व नहीं करना है, अपन को लॉजिकली काम करना है। फिर यहाँ पे देखो 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने पर शेष संख्याओं का औसत 16 हो जाता है, छोड़ी गई संख्या क्या होगी। अब देखो वापस सेम चीज, 5 संख्याओं का औसत 18 है, इसका मतलब 5 संख्याओं का योग कितना होगा, तो आप बोलोगे 5 इंटू 18, यही तो होगा, है ना, ये कितना आ गया आपका 90 आ जाएगा। 5 संख्याओं का औसत 18 है तो 5 संख्याओं का योग 5 इंटू 18, 90 आ गया। एक संख्या छोड़ दी, 5 में से एक संख्या छोड़ देंगे तो कितनी संख्या बचेगी, 4 बचेगी ना, ठीक है, तो उनका योग कितना, उनका औसत कितना 16 आता है, तो 4 संख्याओं का योग कितना होगा, देखो 5 में से एक संख्या छोड़ दी तो 4 संख्या बचेगी और उनका औसत 16 है,
तो उनका योग कितना होगा? आप बोलोगे सर 4 × 16 तो होगा, ये हो गया आपका 64। ठीक है, तो छोड़ी गई संख्या कौन सी है? छोड़ी गई संख्या कौन सी है, कैसे पता लगेगा? ये योग है, ये 5 संख्याओं का योग है, ये 4 संख्याओं का योग है, तो उसमें से अपन इसको माइनस करेंगे तो जो बची हुई संख्या होगी वो आएगी कि नहीं आएगी? तो ये मैंने 10 में से 4 को लेस किया तो कितना आया? 6। यहाँ पे कितना बचा? 8 में से 6 गया तो 2। छोड़ी गई संख्या कौन सी थी? 26। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई अपन को फॉर्मूला याद नहीं करना है, किसी तरह का कोई अपन को वो गणित नहीं लगाना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी मैथ्स है, इसी से अपन को सॉल्व करना है। अभी अपन नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। देखिए, 3 संख्याओं का औसत 28 है, पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है, तीसरी संख्या क्या होगी? इस टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं, आपने देखे भी होंगे, लेकिन इसको जो है सॉल्यूशन करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। अपन इसको अपने दिमाग से सॉल्व करेंगे, देखना थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है, मैंने सोचा ये 3 संख्या है मेरे पास में, पहली दूसरी तीसरी संख्या। पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है, इसका मतलब अगर ये 1 है तो ये 2 है। समझ रहे हो ना आप बात को? पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है, इसका मतलब 2 का आधा 1 होता है, तो दूसरी संख्या को मैंने 2 माना, पहली संख्या को मैंने 1 माना। अब तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है, तीसरी संख्या इसकी 2 गुनी है, इसका मतलब 4 होगा कि नहीं होगा? समझ रहे हो ना? अब देखिए तीसरी संख्या क्या होगी? अब ये अपने पास में अनुपात आया है, ठीक है, ये अपने अनुपात लिखा है, एग्जैक्ट संख्या नहीं लिखी है। अब देखिए अपन को क्या बोल रहा है? 3 संख्याओं का औसत 28 है, इसका मतलब 3 संख्याओं का योग कितना होगा? आप बोलोगे कि सर 3 × 28 करो आप, ये 3 संख्याओं का योग आएगा कि नहीं आएगा? कितना हो गया? 24 का 4, हासिल लगी 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 84। 3 संख्याओं का योग कितना आ गया? 84। अब अपने पास जो 3 संख्या है उनका योग कितना आएगा? तो अपन बात करते हैं, देखो 1 2 और 4 कितना हो गया? 7x। अपन इसको x मानते हैं, अपन को एग्जैक्ट संख्या नहीं पता, इसलिए ये योग जो है वो 84 के बराबर है। अपने पास जो संख्या है उसका योग 84 है, तो ये मैंने लिख दिया। तो x का मान कितना आ गया? 7 इसके गुणे में है, उस तरफ जाएगा तो भाग में जाएगा ना, तो 84/7 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 7 का भाग देंगे 84 में, कितनी बार जाएगा? आप बोलोगे कि सर 12 बार जाएगा। ठीक है, इसका मतलब x का मान अपने पास में आ गया 12। अब पूछ क्या रहा है वो देखो अपन को। तीसरी संख्या क्या होगी? पहली संख्या अपनी 12 हो गई, दूसरी संख्या अपनी क्या होगी? 12 दूनी 24, और तीसरी संख्या आप बोलोगे कि सर 12 × 4 करा दो, तो अपन को तीसरी संख्या मिलेगी कि नहीं मिलेगी? 12 × 4 कितना हो गया? 48। ये अपने पास में आंसर आ गया। देखो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, एक बार वापस से देखो। अपन ने मानी तीनों संख्या क्या हो सकती है, ये लिखा मैंने। पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है, पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है, इसका मतलब दूसरी संख्या पहली संख्या की डबल ही तो होगी, तो मैंने ये चीज लिखी है, दूसरी संख्या पहली संख्या की डबल लिख दी मैंने। फिर यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे 4 लिख के, यहाँ पे 8 लिख के, और यहाँ पे उसका डबल 16 भी लिख सकते हो, तो भी आपका आंसर वही आएगा। फिर तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है, तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है, मतलब इसका डबल है, तो ये मैंने लिखा 4x। ठीक है, अब देखना अपन को प्रश्न में क्या बोला है? 3 संख्याओं का औसत 28 है, उन तीनों का औसत कितना है? 28 है, तो मैंने बोला उन तीनों संख्याओं का योग कितना होगा? इस प्रश्न के हिसाब से 28 × 3 करेंगे तो 84 होगा। अपने हिसाब से तीनों संख्याओं का योग कितना हो रहा है? 7x, तो अपने हिसाब से जो 7x हो रहा है वो मैंने इस 84 के बराबर लिख दिया। 7 इसके गुणे में है, उस तरफ जाएगा तो भाग में जाएगा, 7 का भाग देंगे 84 में तो 12 आएगा, ये अपने पास x का मान आ गया। अब 4 × 12 करेंगे तो तीसरी संख्या आएगी ना अपने पास में, तो 12 × 4 किया तो मेरे पास आया 48। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट प्रश्न। 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था, यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 है तथा अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 है, तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? यहाँ पे आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, फॉर्मूला भी लगा सकते हो, लेकिन अपन यहाँ पे जो है एक मेथड यूज करते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड, जिससे जो आपकी मिश्र भिन्न में उसमें मिश्रण वाले टॉपिक में आप उसको यूज करते हो, परसेंटेज में भी आप उसको यूज करते हो,
प्रॉफिट एंड लॉस में भी इसको आप यूज करते हो। तो यहाँ पे भी अपन उसी मेथड को यूज करेंगे जो आपने देखा भी होगा कई बार, लेकिन आता कहाँ से वो शायद आपको पता नहीं होगा। देखना, जैसे कि, और वो चीज, वो फॉर्मूला तभी अप्लाई होता है, उसकी भी एक कंडीशन होती है जो मैं अभी आपको बता दूंगा। देखो, औसत प्राप्तांक कितना है, 35 है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 35 बीच में। फिर उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 है, यहाँ पे ऊपर मैंने लिखा 39। ये क्या है, उत्तीर्ण, ठीक है। और अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है, 15 है, वो मैंने लिखा यहाँ पे, ये अनुत्तीर्ण है आपका। अब देखो, इस स्ट्रक्चर को देखो आप, ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होता है जब बीच वाली जो संख्या होती है, जो एवरेज होता है या ओवरऑल जो संख्या होती है, वह संख्या एक से तो बड़ी होती है लेकिन दूसरे से जो है वो छोटी होती है, ठीक है। मतलब इससे तो छोटी है और इससे बड़ी है ये संख्या, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, अदरवाइज इस फॉर्मूला ये अप्लाई होगा भी नहीं। तो अब देखो, 15 में से 35 को घटाएंगे तो कितना आएगा अपने पास में, आप बोलोगे कि सर कितना आ जाएगा, 20 आ गया। 39 में से 35 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आ गया। इसका मतलब इसको मैं एक बार 4 की टेबल से काट सकता हूँ क्या, ये लो, चारों पंजे 20, 5:1। मेरे पास क्या है, 5:1, मतलब 5 विद्यार्थी उत्तीर्ण और 1 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण, ये चीज आ गई मेरे पास में। ये एक यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने इसको पास में ला लिया है, तो ये 5:1 आ जाएगा। अब देखो बोल क्या रहा है, कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, देखो टोटल छात्र कितने थे, 120, ये लिखा मैंने 120। अपने पास यहाँ पे कितने छात्र हो गए टोटल, 5 और 1 6 हो गए टोटल छात्र, ये लिखा मैंने 6। अब पूछ क्या रहा है, कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण कितने छात्र हुए, 5, तो इंटू 5 कर दो। अब देखो 6 के पाड़े से इसको काटो 12 को, 20 बार, 20 को 5 से गुणा कराओ, कितना आएगा, 100। इसका मतलब 100 छात्र आपके उत्तीर्ण हो गए। अगर अनुत्तीर्ण की बात करता तो मैं यहाँ पे 5 की जगह 1 लिखता और फिर इसको सॉल्व करता, तो अपने पास में कितना आता, कितने, 20 छात्र आते हैं, तो 20 छात्र आपके अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, ठीक है। इस टाइप के प्रश्नों को अपन इस मेथड से सॉल्व करना है, थोड़ा सा इजी रहता है। एक बार आपको समझना पड़ेगा कि मेथड आया कहाँ से है, लेकिन ये मेथड जो है वो बहुत सिंपल और इजी अपन बोल सकते हैं उसको। अब देखो, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा, इस टाइप के प्रश्न या इस टाइप के स्टेटमेंट बोल सकते हो। इसके सिमिलर जो 2-4 और स्टेटमेंट पूछते हैं अक्सर एग्जाम में, उसकी भी अपन बात करेंगे कि कौन कौन से स्टेटमेंट है जिससे अपन डायरेक्ट उसका आंसर निकाल सकते हैं कि क्या हो सकता है। देखना, अगर मैं आपसे बोलूं सम संख्याओं का औसत, चाहे प्रथम 5 संख्या या फिर किसी भी सम संख्याओं का औसत की बात करें, या फिर विषम संख्याओं का औसत, या फिर समांतर संख्याओं का औसत, मतलब ऐसी कोई सीरीज दे रखी होगी जिसके बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल होगा, तो भी अपन उसका औसत कैसे निकालेंगे, तो देखना, समांतर संख्याओं का औसत, ठीक है। या फिर अपन बात करेंगे किसी के भी गुणजों का औसत, किसी भी संख्या के गुणज का औसत, वो क्या होता है हमेशा पता है, उसका जो बीच वाली संख्या होती है ना, वही उसका आंसर होता है। जैसे कि देखो, 3 के 5 गुणजों का औसत क्या होगा, तो 3 का पाड़ा 5 बार लिखो आप, लिख दिया। इसका औसत आपको, आप क्या करोगे पता है, इन सभी को जोड़ोगे फिर 5 का भाग देंगे, ऐसे इंटेलिजेंट लोग होते हैं, लेकिन अपन को वैसा काम नहीं करना है। किसी भी संख्या के देखो गुणजों का औसत निकालना हो ना, उसकी जो बीच वाली संख्या होती है वही उसका आंसर होगा, क्लियर है। अगर 6 संख्या पूछता तो अपन 2 संख्याओं का माध्य निकाल के फिर उसका आंसर निकालते हैं ऐसी कंडीशन में, लेकिन ऐसे बहुत रेयर केस में पूछता है। अब देखो, अगर मैं बात करूं सम संख्याओं का औसत, मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, इसका मुझे औसत बताना है, तो भी आपका आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। इस टाइप से आपको ऐसे सवालों को सॉल्व करना है। तो इसका 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा, आपका आंसर आएगा 9। अगर आप इन सभी को प्लस करके
5 का भाग दोगे तो भी आपको 9 ही मिलेगा। अब देखो, 9 छात्रों के समूह की औसत आयु 16 वर्ष है। 36 वर्ष की आयु के अध्यापक को समूह में शामिल किए जाने पर उनकी औसत आयु में कितनी वृद्धि होगी? देखो, 9 छात्रों के समूह की औसत आयु 16 वर्ष है। इसका मतलब 9 छात्रों के समूह की औसत आयु का जो छात्र हैं उनका योग कितना होगा? आप बोलोगे सर 9 इंटू 16 हो जाएगा। ये मैंने किया 9 इंटू 16। कितना हो जाएगा 9 इंटू 16? 144। ठीक है, ये आ गया आपका 9 छात्रों की औसत आयु का योग। अब 36 वर्ष की आयु के अध्यापक को शामिल कर लिया इसमें, तो 36 वर्ष का अध्यापक इसमें शामिल होगा। तो टोटल कितना हो गया? 180 हो गया। ठीक है, अब ये 180 जो है वो कितने छात्रों का योग है? आप बोलोगे सर 9 छात्र प्लस एक अध्यापक, मतलब 10 लोगों का योग आपका 180 है। तो मुझे जो है आ, उस अध्यापक की आयु कितनी थी वो बतानी है अपन को। तो देखना, अपन को कुछ नहीं करना है, 180 में 10 का भाग देंगे। क्यों? क्योंकि ये 10 लोगों का योग है, इसलिए मैंने 10 का भाग दिया। तो मेरे पास औसत आयु कितनी आ गई? 18 आ गई। औसत आयु कितनी आ गई? 18 आ गई ना। इसका मतलब पहले औसत आयु कितनी थी? 16 वर्ष थी। अब अध्यापक को शामिल करने के बाद औसत आयु कितनी हो गई? 18 वर्ष हो गई। तो कितने की वृद्धि हुई? आप बोलोगे सर 2 की वृद्धि हो रही है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, उसके अध्यापक के आने से जो औसत आयु में वृद्धि होगी वो आपकी 2 वर्ष की हो जाएगी। अभी देखिए, अपन थर्ड टॉपिक की बात कर रहे हैं जो कि आपका है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ठीक है, एक आदमी एक खिलौना 25 रुपए में खरीदता है और 30 रुपए में बेच देता है, तो उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ? ऐसे जब भी प्रश्न आएंगे अपन फॉर्मूले के ऊपर नहीं जाएंगे, अपन डायरेक्ट कंसेप्ट लगाएंगे कि आखिर में बोल क्या रहा है। आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, चाहे लाभ हो या हानि हो, वो हमेशा किस पे होता है? आप बोलोगे कि सर क्रय मूल्य पे आता है। अपन नॉर्मल बेसिक सी बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैंने 10 रुपए में एक चॉकलेट खरीदी, उसको मैंने 15 रुपए में बेच दी, तो मुझे क्या हुआ? आप बोलोगे कि सर 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ये हमको कैसे पता चला? आपने बोला कि सर 10 रुपए में खरीदी थी, उसके ऊपर अपन को 5 रुपए का मुनाफा हुआ। इसका मतलब जो अपन खरीदेंगे, जो हमारी कॉस्ट प्राइस होगी, जो हमारा क्रय मूल्य होगा, उसी के ऊपर अपन जो है वो लाभ और हानि का डिसाइड करेंगे कि अपन को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो अभी अपन इस प्रश्न की बात करते हैं। एक खिलौना 25 रुपए में खरीदता है, 25 रुपए में खरीदा और 30 में बेच रहा है। सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि क्या हो रहा है? उसको प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन इस 5 को अपन को रुपए में नहीं बता के परसेंटेज में बताना है। तो परसेंटेज परसेंटेज प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो देखो, 5 रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है, कितने रुपए पे? क्रय मूल्य क्या था? 25 रुपए था। 25 के ऊपर 5 का प्रॉफिट हो रहा है। परसेंटेज की बात कर रहे हैं इसलिए अपन ने पास में 100 लगा दिया। ठीक है, अब 25 को मैंने 100 से डिवाइड किया। ठीक है, 100 में 25 का भाग दिया 4 बार, 5 को 4 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 20%। इसका मतलब उसका जो लाभ, जो परसेंटेज था, प्रॉफिट परसेंटेज था, वो कितना है? 20% है। मतलब उसको 20% का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। अब देखिए, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य में 5:6 का अनुपात हो तो उसका लाभ परसेंटेज कितना होगा? अब अपन को यहाँ पे संख्या नहीं दे रखी है, सिर्फ उनका रेशियो दे रखा है। तो देखना, क्रय मूल्य, कॉस्ट कॉस्ट प्राइस कितनी है उसकी? हमने लिखा 5x है। और सेलिंग प्राइस मतलब 5 रुपए नहीं बोल सकते अपन, लेकिन अपन मान सकते हैं कि चलो 50 रुपए में खरीद रहा है। यहाँ पे ये जो संख्या है वो 10 से गुणा हो रखी है, ऐसा अपन मान रहे हैं। तो 50 रुपए में खरीद रहा है और फिर उसको कितने में बेच रहा है? 60 रुपए में बेच रहा है। इसका मतलब उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? तो आप ये अपन को नहीं पता। देखना, अभी कॉस्ट प्राइस क्या है? 5x है, तो ये लिखा मैंने 5x। कितने का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे? आप बोलोगे कि सर 1x का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ की अपन बात करें, 5x में खरीद कर 6x में बेच रहा है, इसका मतलब 1x का प्रॉफिट हो रहा है। और परसेंटेज की बात कर रहा है तो ये मैंने 100 लिख दिया। ठीक है, तो अब देखो कितना आ गया? आप बोलोगे कि सर 5 दूनी 10, 20%। तो यहाँ पे भी आप इसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 20% का प्रॉफिट हो रहा है। इस टाइप से अपन को ध्यान रखना है, अपन को किसी तरह के फॉर्मूले में नहीं उलझना है कि ए बी अपॉन ए प्लस बी ऐसा कुछ करके फॉर्मूला अपन को नहीं लिखना है। अब देखो,
एक व्यक्ति ने एक वस्तु 3600 रुपए में बेची और 20% का लाभ पाया। यदि उसने उसी वस्तु को 3150 रुपए में बेचा होता तो कितने परसेंट का लाभ होता? यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि एक वस्तु को 3600 रुपए में बेच रहा है और 3600 रुपए में बेचने के ऊपर उसको 20% का प्रॉफिट भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि 3600 में बेच रहा है उसके बाद उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, नहीं, इस 3600 में इसका 20% का प्रॉफिट इंक्लूड है। तो अपन पहले क्या निकालेंगे कि इस वस्तु की जो एक्चुअल प्राइस थी वो कितनी थी, वो अपन निकालेंगे। तो देखना, मैंने यहाँ पे लिखा 120% जो है वो किसकी बराबर है, 3600 के बराबर है, क्योंकि 3600 जो है उसको 3600 में बेचने पर 20% का प्रॉफिट, जब भी प्रॉफिट की बात होगी अपन 100 में उसी को नंबर को प्लस करेंगे और जब लॉस की बात होगी तो उसी नंबर को 100 में से माइनस करेंगे। मैंने बोला मुझे 40% का लॉस हुआ तो मैं क्या लिखूंगा, 100 माइनस 40 मतलब 60% लिखूंगा। मैंने बोला मुझे 40% का प्रॉफिट हुआ तो मैं 100 प्लस 40 140 लिखूंगा। तो यहाँ पे मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ इसलिए मैंने 120% लिखा जो कि 3600 के बराबर है। तो देखना, अब ये परसेंटेज है इसका मतलब बट्टे 100, ये इस तरफ जाएगा तो नीचे जाएगा है ना, इसके नीचे 100 लिखा हुआ है ना तो वो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अपन क्या निकाल रहे हैं, उस वस्तु की एक्चुअल प्राइस कितनी थी जिसके ऊपर उसको 20% का प्रॉफिट हुआ। तो देखना, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 12 का भाग दिया 3 बार तो ये आपका आ गया 3000। मतलब उस वस्तु की जो कीमत थी वो आपकी कितनी थी, 3000। अब देखो, ये अपन ने वस्तु की जो है वो कॉस्ट प्राइस निकाली है। अब यदि उसने उस वस्तु को 3150 रुपए में बेचा होता तो उसको कितना प्रॉफिट होता। तो देखो, 3000 की कोई वस्तु है उसको 3150 रुपए में बेच रहा है, तो पहले अपन रुपयों की बात करते तो उसको रुपए में कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। आप बोलोगे सर 150 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 3000 की वस्तु है उसको अपन 3150 रुपए में बेचेंगे तो 150 रुपए का प्रॉफिट होगा ना। तो देखना, ये 150 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है कितने के ऊपर, 3000 जो कि हमारी कॉस्ट प्राइस है, इंटू 100, क्योंकि अपन को परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 15 का भाग दिया 30 में 2 बार। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, 2 का भाग दिया 10 में 5 बार। तो उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, आप बोलोगे सर 5% का प्रॉफिट हुआ। आप ये जो काटने वाला सिस्टम है वो आपके हिसाब से काट सकते हो, 2 जीरो से 2 जीरो डायरेक्ट काट सकते हो, 30 का भाग 150 में 5 बार, ऐसा भी कर सकते हो, वो आपका लुकआउट है, लेकिन आंसर हमारा उसी कंडीशन में सेम ही आएगा, 5%। ठीक है, तो ये अपन को ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं अपन, यदि 18 संतरों का क्रय मूल्य 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि परसेंट क्या होगा। इसका मतलब 18 संतरे बेचने पर उसको जो प्रॉफिट हो रहा है और 24 संतरे बेचने पर उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो जो है वो कम हो रहा है, इसका मतलब उसको लॉस हो रहा है। तो देखना, ऐसे कभी भी प्रश्न आए ना, अपन को क्या करना है, 24 में से 18 को माइनस करो, कितना आएगा 6, और नीचे जो है वो यहाँ पे अभी कॉस्ट प्राइस नहीं लिखेंगे, अपन यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिखेंगे, मतलब 6 संतरों का उसको लॉस हो रहा है। ठीक है, 24 में से इंटू 100, ये वाला आपको डायरेक्ट सीधा सा फॉर्मूला लगाना है, कोई फॉर्मूला नहीं है। देखो, 24 में से 18 को माइनस करेंगे 6, और नीचे जो है वो आपको जो कॉस्ट प्राइस वाली जो नंबर है उसको आपको नीचे लिखना है, इंटू में 100 करना है। 6 का 4 के पाड़े से इसको मैंने काटा, 6 के पाड़े से काट दो आप 4 बार, 4 को 100 से मैंने, ये आपका आ गया 25%। इसका मतलब उसको कितने का लॉस हुआ, 25% का लॉस हुआ। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, दूसरी संख्या में से पहली संख्या को माइनस करके ऊपर लिखना है और दूसरी संख्या जो कॉस्ट जो आपको सेलिंग प्राइस दे रखी है उसको आपको नीचे लिखना है और फिर उसको कैंसिल आउट करके आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है। अब देखिए, एक टेलीविजन विक्रेता ने 9600 की दर से 2 टेलीविजन बेचे, उनमें से एक को 20% लाभ पर व दूसरे को 20% हानि पर बेचा, तो इस सौदे में उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई। मैं इसकी एक बार ऑप्शन भी लिखता हूं ताकि आपको और थोड़ा सा इजी लगे। अब देखो, ये मैंने इसके 4 ऑप्शन लिखे हैं। अब ऐसा अगर कोई भी प्रश्न आपको जब भी मिले जिसमें सेम परसेंटेज का आपको प्रॉफिट हो रहा हो, सेम परसेंटेज का आपको लॉस हो रहा हो, उस कंडीशन में
हमेशा आपको लॉस होगा, इस चीज को ध्यान रखना है। इसका मतलब आपके दो ऑप्शन सीधे सीधे कट हो जाएंगे, एक ये वाला और ये प्रॉफिट वाला। अब इन दोनों में आप चाहो, ठीक है, 2% लॉस और 4% लॉस, तो आप रिस्क लेके एक बार, अगर आपको नहीं भी आता है तो भी आप रिस्क लेके इसको आप टिक कर सकते हो किसी भी एक को। अब देखना, अगर यहाँ पे 20% लिखा हुआ है, यहाँ पे 20% लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर 25% लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 25% लिखा हुआ है, होने दोनों परसेंटेज सेम चाहिए तो ये कंडीशन लागू होगी। और सेकंड चीज है कि हमेशा एक बार उसको प्रॉफिट होना चाहिए और दूसरी बार उसको लॉस होना चाहिए, तभी ये कंडीशन लागू होगी। देखो यहाँ पे उसको पहले उसको 20% का लाभ हो रहा है और दूसरी बार उसको 20% की हानि हो रही है। अगर दोनों ही बार उसको 20% का लाभ हो रहा होता तो अपन ये वाली चीज जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो अप्लाई नहीं होगी, या फिर अगर उसको दोनों ही कंडीशन में अगर लॉस हो रहा है तो भी ये वाली चीज अप्लाई नहीं होगी। आपको कुछ नहीं करना, जो परसेंटेज लिखा हुआ है उसका स्क्वायर कर दो और 100 से डिवाइड कर दो। हमेशा आपको, अगर ये दो कंडीशन मैंने आपको बताई अगर वो आप अप्लाई हो रही है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीधा सा परसेंटेज का स्क्वायर कर लो, नीचे 100 लिखो, दो जीरो से दो जीरो कैंसल आउट, दो दूनी चार, 4% का आपका लॉस होगा, प्रॉफिट किसी भी सूरत में नहीं होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपने अगर आपने पूरा इसको मेथड से सॉल्व कर लिया एक डेढ़ पेज में और आपका 4% आ भी गया और गलती से आपको ये नहीं पता लग रहा है कि वो 4% का प्रॉफिट है या लॉस है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर दो परसेंटेज है, एक बार लॉस हो रहा है एक बार प्रॉफिट हो रहा है, तो हमेशा उसको लॉस होगा, कितने परसेंटेज का होगा, तो उस परसेंटेज का स्क्वायर करके 100 का डिवाइड दे दो तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब 10% व 30% की दो क्रमागत छूट किस एकल छूट के बराबर है। अब यहाँ पे अपन को कुछ नहीं करना है, 10% की छूट मिल रही है 100 में से, इसका मतलब कितना होगा, 90% होगा, है ना। और फिर 30% की छूट मिल रही है, इसका मतलब कितना होगा, 70% ही तो होगा। तो देखना, अभी मैंने क्या किया यहाँ पे, 90/100 इंटू 70/100, और परसेंटेज की बात हो रही है इसलिए मैंने ये 100 से इंटू करा दिया। तो देखना, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट हो गए अपने ये, फिर ये 100 से इस 100 को कैंसिल आउट कर दिया, बचा क्या, 9 और 7, 9 और 7 को इंटू करो, कितना आएगा, 63। लेकिन ये 63 अपना आंसर नहीं है, इस 63 को आपको 100 में से माइनस कराना है, तब जाके आपको जो छूट मिलेगी वो आपको आंसर मिलेगी। 100 माइनस 63 आपके पास आएगा 27%। दिस इज द करेक्ट आंसर। आपको हमेशा ये नहीं, ये भी आपको ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसको वापस 100 में से माइनस करना है, तब जाके आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 27%।